Hello friends, welcome to my channel Sujata's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 chapter number 8, that is India, climate, vegetation and wildlife. In this chapter very briefly we are going to learn about what is climate, vegetation and wildlife in India. So let's start. जब हम न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें वेदर, क्लाइमेट ये वर्ड्स हम सुनते हैं, पर इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट कंसेप्ट से देखते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज वेदर. वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर. मतलब सुबह, दोपहर और शाम इन वक्त जो जो बदलाव आते हैं एटमॉस्फेयर में उन्हें हम वेदर में काउंट करते हैं. जैसे कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी वाइंडी और कभी काम. ये सब क्या है, ये वेदर के पैटर्न है. तो फिर क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट. इट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन. इट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर ओवर मेनी ईयर्स. जैसे वेदर के केस में हम डे टू डे चेंजेस को नोट डाउन करते हैं, क्लाइमेट के केस में ऐसा नहीं है. क्लाइमेट में हम एवरेज वेदर कंडीशंस को नोटिफाई करते हैं और वो भी मेनी ईयर्स के स्टडी के बाद. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस एंड क्लाइमेट इज अबाउट द चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस ओवर मेनी ईयर्स. तो इन्हीं वेदर के पैटर्न से हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो 4 सीजन में डिवाइड किया है. कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन दैट इज रेनी सीजन and season of retreating monsoon that is autumn. Very first is cold weather season, that is we called winter. In this season temperature is quite low and it is observed in between December to February month. In this particular weather sun's ray do not fall directly in that particular region and hence that region experience quite low temperature, that is cold weather जिसे हम विंटर कहते हैं. देन नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन दैट इज समर. समर में होता है टेम्परेचर वेरी हाई और ये कौन से मंथ में होता है, ये होता है मंथ ऑफ मार्च टू अप टू मई. इस वेदर में सन के रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दैट पर्टिकुलर रीजन. जैसे विंटर के केस में वो डायरेक्टली फॉल नहीं होते हैं उस रीजन में, इसलिए टेम्परेचर कम बना रहता है. पर हॉट वेदर सीजन में जो सन के रे है वो डायरेक्टली फॉल होते हैं इस रीजन में और इसकी वजह से टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है और उसी कंडीशन में बनता है हॉट वेदर सीजन जिसे हम कहते हैं समर. इन दिस पर्टिकुलर सीजन hot and dry winds blow during daytime and that wind is called as loo. Then next is southwest monsoon season, that is we called rainy season. ये कब होता है, ये होता है जून अप टू सितंबर मंथ and that is the season in which there is onset or advance of monsoon. What is monsoon? मानसून ये जो वर्ड है ये आया है अरेबिक वर्ड मौजियम से. व्हाट इज मौजियम? मौजियम मीनिंग्स सीजन एंड हेंस दिस एडवांस ऑफ मानसून दैट इज दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड एरिया. जो हमारा इंडिया का हम मैप देखते हैं ना ऐसे, तो ये जो इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल और नीचे है हमारा इंडियन ओशियन. तो जब ये वाइंड सी के ऊपर से ब्लो होके इस लैंड एरिया पे आती है तो अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर लेके आती है और ये मॉइस्चर जब माउंटेनस एरियाज में जाके माउंटेन से स्ट्राइक करता है तो उधर रेनफॉल होता है. तो इस तरह जो वाइंड्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हमारे इंडिया की तरफ मूव करती है वो अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर लेके आती है और जब ये मॉइस्चर बैरन क्लाउड माउंटेन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल ऑकर होता है और इसी सीज़न को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि वो इंडिया के साउथ वेस्ट साइड से ये विंड ब्लो होती है, इसलिए इस सीज़न को क्या कहते हैं हम, साउथ वेस्ट मानसून सीजन. नेक्स्ट इज रिट्रीटिंग मानसून.
रिट्रीटिंग मानसून मतलब साउथ वेस्ट मानसून सीजन के अपोजिट, उसमें होता है विंड डायरेक्शन का अपोजिशन। मतलब क्या, जैसे साउथ वेस्ट मानसून के केस में विंड सी की तरफ से लैंड की तरफ मूव करती है, तो रिट्रीटिंग के केस में होता है वो लैंड से सी की तरफ अगेन मूव करती है। एंड दिस सीजन वी कॉल्ड ऑटम। एंड ये कब होता है, ये होता है अक्टूबर और नवंबर मंथ के बीच में। इन रिट्रीटिंग मानसून सीजन winds move back from mainland to Bay of Bengal, and these retreating monsoon season causes rainfall in which states? In Tamil Nadu, Andhra Pradesh, because these states are at this coastal region. Here your Tamil Nadu and here your Andhra Pradesh. When these winds blow from land to Bay of Bengal and they move in this direction, they carry moisture from this Bay of Bengal, and rainfall occurs in these particular states, that is Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So this is all about the 4 seasons of India. अब जब हम हमारे इंडिया को देखते हैं तो हमारे पूरे इंडिया में सभी जगह क्लाइमेट यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट यूनिफॉर्म होने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और वो हमारे इंडिया में हर एक डिस्टेंस के साथ बदलते रहते। विच आर दिस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस? सो दिस इज लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी and relief. These 4 are very major factors which are responsible to decide the climate of particular place. Hence, due to the variety of these particular factors, India experience regional differences in the climate also. For example, अगर हम राजस्थान के केस देखें तो जैसलमेर और बीकानेर ये बहुत हॉट रीजन है राजस्थान के। इसके अपोजिट जो द्रास और कारगिल है कश्मीर में, they are freezing cold regions which are here in Jammu and Kashmir. Again, when we look at the cities like Mumbai, Kolkata, they experience moderate climate or very humid conditions. Why? Because the distance from sea is very near for Mumbai and Kolkata, and hence that sea also influence the particular climate of these cities. But this influence cannot be experienced by these 2 regions, and hence these 2 regions experience very extreme climatic condition. But this is the not case in case of Mumbai and Kolkata, which experience moderate climate. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल occur where? In our India. In India where? In Meghalaya states there is a place called Mawsynram. In that particular region वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर। सो आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया कितना ग्रेट है कि यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन भी मौजूद है। तो इस तरह हमने व्हाट इज सीजन, व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट आर डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, इस सब के बारे में जाना। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। इसमें वर्ड ही आया है नेचुरल, मतलब जो वेजिटेशन नेचुरली ऑकर है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रोज ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो किस में आएंगे? नेचुरल वेजिटेशन में आएंगे। जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है उस पर जो वेजिटेशन होगा, चाहे वो ग्रास ही क्यों ना हो, वो भी क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन होगा, क्योंकि वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस और विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम ह्यूमन वो अपने आप ही ग्रो हुआ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट रहेगा, अगर कम रेनफॉल हुआ तो वहाँ पे सैंडी डेजर्ट रहेगा, और उसके हिसाब से उधर का नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होगा। अब ये सब हो गया तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Why? Because they perform various function. Which function? They release oxygen, that is O2. They absorb carbon dioxide. The roots of plants bind the soil and hence control soil erosion. Along with these forests also provide timber,
fuel wood, fodder, medicinal plant, herbs, lac, honey, gum, etc. And very important is that these forests are natural habitat of wildlife, and hence these forests are immensely important for the life support system of all the living organism on earth, and hence these forests are very essential and very necessary for the existence of life or to support the life systems on earth. बट इन दिनों क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की रेकलेस कटिंग हो रही है और इसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है लार्ज एक्सटेंट है, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. तो ये सब हो गया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के बारे में. अब हमने जान लेते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ. व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? जो लाइफ फॉर्म्स हम हमारे अर्थ पे देखते हैं, जो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, insects and worms which dwell in a forest is counted in as wildlife, and forests are the home to these wildlife. हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टाइगर जिसे हम हमारा नेशनल एनिमल कहते हैं, पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड, वैसे ही एशियाटिक लायन जो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो आता है गुजरात में, एलिफेंट्स जो हम केरला, कर्नाटका और आसाम इन स्टेट्स में देख सकते हैं, वन हॉर्न राइनोसर दे आर वेरी फेमस एंड दे बिलोंग इन आसाम, camels in Great Indian Desert, wild asses in the Run of Kutch, wild goat, snow leopard, bears in the Himalayan region, monkey, wolf, jackal, nilgai, chital, these also found in India. So these all are concluded in the wildlife of India. So these wildlife is very essential for one another's existence, and hence it is necessary to provide protection for these wildlife from the hunters, and for this purpose there is a construction of different bird sanctuaries to give the protection to the bird in their natural habitat. Along with it there is a national park, biosphere reserve have been set up, and along with it there are the initiative from the government like Project Tiger, Project Elephant to protect that particular species in their natural habitat. But why there is a need to conserve this wildlife? Because all these life forms are very essential for one another's existence. If anyone is miss out, then whole chain get collapse. So it is necessary to conserve this wildlife, and for this awareness there is a wildlife week on फर्स्ट वीक ऑफ एवरी अक्टूबर. तो हम हमारे हिसाब से तो ये सब जानकारी लेके ये याद भी रख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, बट हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम हॉर्न्स, फर, स्किन, फीदर्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स. हम ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर खरीदेंगे नहीं तो इसमें इन जो वाइल्ड लाइफ का जो नुकसान होता है हंटिंग की वजह से वो होगा नहीं, और इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ. अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं. देयर इज़ अ स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड एंड द नेम इज़ लिटिल स्टिंट. इट्स वेट इज़ जस्ट 50 ग्राम एंड इट ट्रैवल अराउंड 8,000 किलोमीटर फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू रीच वेयर, टू रीच आवर इंडिया in the winter season every year. So this is the small bird and weight is just 50 ग्राम, और ये कितना ट्रैवल कर रहा है 8,000 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि आर्कटिक रीजन में इन विंटर सीजन में उधर के विंटर बहुत हार्श बन जाते हैं और कंडीशन इतनी बेकार हो जाती है, तो उन लाइफ फॉर्म को, इन बर्ड्स को सस्टेन करने के लिए वो इंडिया का रुख करते हैं इन एवरी विंटर सीजन. तो इस तरह हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब हम एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन मौसिनराम, और ये कहाँ पे आता है? मेघालय स्टेट में. वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड्स फाउंड इन हिमालयन रीजन. ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड मॉइस्चर लैडन विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. हॉट एंड ड्राई विंड
known as Lu that blow during day in the summers. State of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive great amount of rainfall during season of retreating monsoon. And Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lion. So this is all about this particular chapter. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.